सर्दी की गहरी अंधेरी रात थी और फिर वो गांव जो घने जंगलों और पेड़ पहाड़ों से घिरा हुआ था। दिन में भी वहां इतना साया रहता था कि अंधेरा सा लगता था। वहां ना बिजली थी, ना कोई लाइट। ज्यादातर कच्चे मकान जिनमें लोग दिए जलाते थे। दिए भी लोगों के सो जाने के बाद बुझ जाते थे। कोई दिया हमेशा तो जलता नहीं, लेकिन अगर किसी का दिल रोशन हो जाए तो अंधेरों में भी रोशनी बन जाती है। मेहरा गांव का माहौल अजीब सा, खामोश और डरा देने वाला था। कच्चे घर मिट्टी और पत्थर के बने हुए, जिनकी छत पर अरहर के पत्तों की लेयर बिछा के मिट्टी से बंद कर दी जाती थी ताकि धूप और बारिश से बचाव हो। दूर से देखने पर जैसे कोई नीले आसमान पर काले लकीरों से स्केच बना दे। गांव में शोर सिर्फ तब होता जब कोई भैंस रुकती, गायें बोलती या बकरी मिमियाती। बाकी लोग बस अपने काम से काम रखते। रात में जरा सी आवाज भी उनकी जिंदगी की रवानी तोड़ देती थी। रोज का काम, कुआं खोदना, पानी भरना और फिर वही सन्नाटा। बस मौसम बदलते रहते, कभी धूप, कभी बादल, कभी सूखा, कभी बरसात। इस खामोशी को तोड़ती हुई एक मर्दाना आवाज अचानक गूंज उठी। हवा के झोंकों के साथ वो आवाज जंगल में खो गई, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। ये तो धनिया की आवाज थी। इस गांव में कोई अनजाना नहीं था, सब एक दूसरे को जानते थे। अगर रिश्तेदार ना भी हों तो भी मुश्किल के रिश्ते में सब जुड़ा हुआ महसूस करते थे। धनिया जैसे पागल हो गया था। वो जोर जोर से पुकार रहा था, राजी, राजी। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक बेचैनी थी, जैसे पुकारने वाले का दिल छिल गया हो। इतनी रात को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। कुछ दिन पहले ही एक बाघ गांव के एक भेड़ बकरी वाले घर में घुस आया था और बकरी उठा ले गया था। और अगर वो बाघ इंसान पर हमला कर दे तो पल भर में चीर फाड़ दे। गांव का सुकून टूट चुका था। लिहाफ में घुसे हुए लोग जाग गए थे। सब धनिया की आवाज सुन रहे थे और समझ गए थे कि कोई बुरा वाक़या हो गया है। राजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राजी, जो धनिया की बीन थी, पता नहीं इतनी रात को कहाँ गायब हो गई थी। धनिया चीख चीख के उसे पुकार रहा था, कभी रो रहा था, कभी चल पड़ता था गांव की वाहिद सड़क पर। घरों के दिए जल गए और बुढ़े जवान अपने पुराने कमजोर हथियार लेके घरों से बाहर निकलने लगे। कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। करीबन इतना ही था। गांव में बस 20-22 घर। यही उन सब की पूरी दुनिया थी। 3 लोग तुरंत लौटकर आए और सबको साथ ले गए। किसी ने पूछा, राजी का भाई कहाँ है? दूसरे ने सीधा धनिया से पूछ लिया, राजी कहाँ गई? धनिया का गला जैसे फट गया हो, ऐसे चीखा जैसे अभी जान निकल जाएगी, और फिर रो पड़ा। थोड़ी देर में सब लोग धनिया के छोटे से मिट्टी और पत्थर के बने घर के सामने जमा हो गए। इतनी रात को राजी कहाँ गई थी, सब पूछ रहे थे। हर तरफ सवाल ही सवाल। धनिया बेचारा इतने सारे सवालों का जवाब कैसे देता, क्या देता? गांव के लोगों की आदत होती है सब एक साथ बोलने की। धनिया बदहवास सा सबके चेहरे तकने लगा। रोकर बस इतना बोल पाया, कोई बताए क्या हुआ राजी को? एक आदमी झुंझलाकर बोला, साफ साफ बताओ। धनिया ने खुद को संभाला और कहा, भैया राजी की तबीयत ठीक नहीं थी। लोटा लेकर पानी भरने बाहर गई थी, फिर वापस नहीं आई। उसका लोटा यहीं पड़ा है। सब पर सन्नाटा छा गया। रात के अंधेरे में अकेली बाहर निकलना ठीक नहीं होता, ये सब जानते थे। गांव के आसपास बाघ भी दिखते रहते थे।
हाँ, अब तक गांव के अंदर किसी पर हमला का वाकया नहीं हुआ था, लेकिन बाघ को रोका भी तो नहीं जा सकता। सबने मिलकर राजी को ढूंढना शुरू किया। धन्या का घर गांव के कोने पर तो नहीं था, लेकिन दो एक घर छोड़ते ही झाड़ियां शुरू हो जाती थीं। झाड़ियों के पास पहुंचते ही सामने राजी की चादर कांटों और शाखों में उलझी मिली। हवा में गंदगी की बड़ी तेज बदबू थी। मंजर हौसला तोड़ देने वाला था। चादर ऐसे उलझी थी जैसे किसी ने झटका देकर खींचने की या छुड़ाने की कोशिश की हो। चादर फट चुकी थी। बाघ के पगमार्क्स ढूंढने में देर नहीं लगी। सब समझ गए, राजी मैन ईटर बाघ का शिकार बन गई। कुछ ही देर में गांव के कई दिलेरे जवान कुल्हाड़ियां हाथ में लिए राजी को या उसकी लाश को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन रात को जंगल के अंदर ज्यादा दूर घुसना आसान नहीं था। कल ही बारिश हुई थी, हर तरफ कीचड़ था। 2-4 कोस जाकर सब वापस मुड़ने पर मजबूर हो गए। सबको यकीन था बाघ लाश खींचकर दूर ले गया होगा। इस वक्त तलाश मुमकिन नहीं थी। लोग देर तक धनिया के घर के सामने खड़े रहे, उसे तसल्ली देते रहे। हर आदमी कुछ न कुछ कहकर हिम्मत बंधाने की कोशिश करता, पर अल्फाज का क्या भरोसा। धीरे धीरे भीड़ छंट गई। तलाश का काम सुबह तक के लिए टाल दिया गया। सब अपने घर लौट गए। घर के अंदर हर तरफ राजी ही नजर आ रही थी। हर चीज पर उसका असर था। घर भी एक छोटी सी कोठरी जैसा था, जिसमें पूरी जिंदगी सिमट कर रहती थी। 2-1 बूढ़े लोग भी वहीं रुक गए, जो वैसे भी रातों को कम सोते थे। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, जवानी में नींद गहरी होती है। उम्र बढ़ने पर कंधे पतले पड़ जाते हैं, जुल्फों की फिक्र भी कहाँ रहती है। जिंदगी जैसे बुझे दिए की हल्की सी लौ तक सिमट आती है। सबको समझ आ गया था। अंधेरे में राजी हाजत के लिए बाहर निकलने पर मजबूर हुईं। गलती ये हुई कि अकेली चली गईं। अगर धनिया को जगाकर साथ ले जाती तो 1 से 2 भले होते, बाघ को मौका न मिलता। धनिया ने बताया, मुझे बस राजी के उठने और लोटा उठाने की हल्की सी आहट सुनाई दी थी। सर्दी की रात थी, नींद गहरी थी। मैं तुरंत दोबारा सो गया, पता ही नहीं चला कब तक। बीच नींद में एक बार हाथ बढ़ाकर बिस्तर तपासा तो बिस्तर खाली था। तब घबराकर उठ गया, दरवाजा पूरा खुला हुआ था। फज्र के वक्त गांव फिर से जाग गया। लोग एक बार फिर धनिया के घर के सामने इकट्ठा हो गए। कुछ देर तक सब अपनी बात रखते रहे और धनिया उदास भरी नजरों से सबकी शक्ल देखता रहा। वो खुद भी तलवार लेकर जंगल घुसने को तैयार हो गया। थोड़ी सी तैयारी के बाद 10 जवानों का एक मुश्तरका टोला जंगल की तरफ चल पड़ा। तलाश का आगाज वहीं से हुआ जहां राजी की चादर झाड़ी में फंसी मिली थी। ऊपर से बादल घिरे पड़े थे, सर्दी और तेज हो रही थी। उस दिन 2 आदमियों को अछावर भेजा गया। गांव का मुखिया जिम्मेदार था कि हर जरूरी बात अछावर के थाने तक पहुंचाए। अछावर वहां से लगभग 16 मील दूर एक बड़ी आबादी थी। तलाश करने वाले लोग कई घंटे तक जंगल छान मारते रहे और आखिर उन्होंने लाश ढूंढ ही ली। बाघ ने उसका ज्यादातर हिस्सा खा लिया था। जो कुछ बचा था उसे चादर में लपेटकर गांव ले आए। वक्त बीता और इस घटना की याद भी धुंधली होती गई। ना तो कोई हमेशा गम मना सकता है, ना कोई हर वक्त शोक में रहता है। जो लोग अछावर पहुंचे थे, उन्होंने सीधा थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दी। उस समय अछावर के थानेदार मेरे सगे चचा के बेटे अजीमुद्दीन हसन साहब थे। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े, लेकिन मैं उन्हें छोटे भाई की तरह बुलाता था। इस वाक़ये को कुछ अरसा बीत गया और लोग भूल भाल गए। इन इलाकों में इंसान और जंगली दरिंदे एक ही ज़मीन पर रहते थे।
कभी एक दो वाक़ये होते, पर लोग ज़्यादा घबराते नहीं थे। गांव के लोगों को जंगल और झाड़ियों में जाना पड़ता ही था, कभी दूसरे गांव तक माल ले जाने के लिए, कभी अपनी फसल बेचने के लिए, कभी बाजार जाने के लिए। उनकी जिंदगी इसी आमदो रफ्त पर चलती थी। उन दिनों ना तो पक्के रास्ते थे, ना पुख्ता सड़कें, सिर्फ पगडंडियां होती थीं या बैलगाड़ी के पहियों से बने रास्ते। ये रास्ते पहाड़ों, नदियों, घाटियों, घनी झाड़ियों और गहरे जंगल से गुजरते, और इन जंगलों में हर तरह के जंगली जानवर मिलते। बाघ, चीता, भालू, भेड़िए। बाघ से आमतौर पर दिन के वक्त मुलाकात कम होती थी, क्योंकि इंसान दिन भर काम में मसरूफ होता था और बाघ रात को निकलता था। लेकिन गर्मी के मौसम में कभी-कभी दिन में भी बाघ सामने आ जाता था। बहुत ज़्यादा गर्मी और घबराहट पर वो अपनी कचार छोड़कर ठंडी जगह ढूंढ लेता, कहीं साए में या पानी में घुसकर बैठ जाता। जंगल के परिंदे और जानवर बाघ को देखते ही शोर मचा देते, जैसे सारा जंगल खबर कर रहा हो कि बादशाह सलामत आ गए हैं। उस गांव से कुछ दूर एक छोटे से टोले में रामू सुबह से अपने खेत में काम कर रहा था। थोड़ी देर पहले उसने अपनी भौज को अपने भाई मरारी के लिए खाना ले जाते देखा था। अब जब उसने भौज को वापस आते देखा तो उससे ताज्जुब हुआ, इतनी जल्दी खाना खिलाकर वापस कैसे आ गई। और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची भी थी, हाथ में सब्जी की पोटली। वो खेतों के साथ साथ चलती हुई उस जगह तक पहुंची जहां घनी और ऊंची झाड़ियां थीं। रामू सोच ही रहा था कि उसे आवाज देकर पूछे, इतनी जल्दी क्यों आ गई, कि अचानक झाड़ियों में से एक जबरदस्त बाघ ने छलांग लगाई। उसने भौज को पकड़ लिया। बच्ची गोद से गिर गई और जोर जोर से रो पड़ी। रामू के तो पांव थर्रा रहे थे। उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। उसने जोर से एक नारा लगाया। रामू ने लपक कर अपना डंडा उठाया और चीखता चिल्लाता दौड़ पड़ा। अतराफ के खेतों से और लोग भी उसकी चीख पुकार सुनकर भाग पड़े। अचानक बाघ के गले से ऐसी दिलखराश दहाड़ निकली कि दूर तक जमीन कांप उठी। शायद ये आवाज़ उसकी आखिरी सांस की ठहरी हुई दहाड़ थी। फिजा का सुकून दरहम भरहम हो गया। परिंदे फड़खड़ाते हुए दरख्तों से उड़ गए। कौवा और मैना जोर से शोर मचाने लगे। मासूम बच्ची को लगा माँ ने उसे पटक दिया है और छोड़कर जा रही है। वो बेचैनी में डगमगाते कदमों से रोती हुई माँ की तरफ दौड़ी, लेकिन झाड़ी में उलझकर गिर गई। रामू सबसे पहले कुएं के पास पहुंचा और लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची अपनी माँ को पुकार रही थी। तब तक और लोग भी आ पहुंचे। किसी ने पूछा, काहू अरे? रामू ने कहा, बाघ भौज को लेकर चला गया। सब सन्न रह गए। दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने जमीन पर सब्जी की पोटली, भौज की चप्पल, खाने की हंडी पड़ी थी और साथ ही बाघ के ताज़ा निशान। रामू ने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तुरंत एक आदमी को मरारी को बुलाने भेजा गया और 7 जवान लठियां लेकर भौज की तलाश में निकल पड़े। ये मौजा बखरा में बाघ की मैन ईटर घटना का दूसरा वाक़या था। 50 से 60 साल पहले की बात बताई जाती है। हो सकता है गांव का असली नाम कुछ और हो, लेकिन जहन में यही आता है। अगले दिन भौज के जिस्म के कुछ टुकड़े गुजरान खाते में मिल गए। वाक़या बखरा से लगभग 20 मील जनूब में हुआ था। तीसरे दिन 3 आदमियों को इस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए अचवार थाना भेजा गया। इस वाक़ये को 3 महीने गुजर गए। बरल से 4 मील जनूब मशरिक़ में 7 घरों की छोटी सी आबादी थी। एक सुबह अंधेरे में एक किसान हस्बे मामूल बैलों को आगे आगे हाँकता हुआ कंधे पर हल रखकर अपनी ज़मीन की तरफ निकल पड़ा। गांव का एक और किसान जड्डी अपने खेत पर पहुंचकर काम संभालने लगा। उसने हल वाले को गुजरता देखा और अपने काम में लग गया।
चंद मिनट बाद जब उसने फिर देखा तो उसके होश उड़ गए। दोनों बैल तो एक तरफ सरपट भाग रहे थे, लेकिन हल वाला कहीं नजर नहीं आया। उसने घबरा कर पुकारा, रबीर रबीर। कोई जवाब नहीं। 3 बार पुकारा। आसपास के 3-4 गांव वालों को भी बुलाया। सब मिलकर उस तरफ गए जिधर हल वाला गया था। वहां हल एक तरफ पड़ा था, बैल भाग गए थे, जो बाद में घूमकर अपने थान वापस आ गए। थोड़ी दूर पर रबीर का अंगोछा झाड़ी में उलझा मिला। उसकी पगड़ी भी करीब ही थी। जमीन पर बाघ के ताज़ा पुगमार्क्स और जद्दोजहद के निशान साफ थे। शाम को जब चरवाहे मवेशी लेकर जंगल से गांव लौट रहे थे, उन्हें एक जगह रबीर की आधी लाश मिली जिसमें मक्खियां भरी थीं। इस बार भी रिपोर्ट अछवार तक पहुंचाई गई। पूरे इलाके में ऐसे छोटे बड़े गांव जंगल, पहाड़ और घाटियों में बसे थे, जहां न पक्की सड़कें थी न कोई और जदीद सुविधा। यहाँ के लोग सर्दी गर्मी का मर्दाना मुकाबला करते और हर किस्म के खतरनाक जानवरों से रोज़-रोज़ की टक्कर में जीते। गोया जंगल के बाशिंदों और भंवरों के बीच लगातार आजमाइश जारी थी। भारत भर में बारिशों, पहाड़ों और पुराने वनों की वजह से ऐसे घने जंगल हज़ारों साल से मौजूद हैं। बेशुमार ऐसे वाक़ये अब तक लोगों की यादों में ज़िंदा हैं, जहां बाघ का एक अचानक वार पूरे गांव की जिंदगी का रुख बदल देता है। इन घने जंगलों में ऐसे बड़े बड़े जंगली पेड़ मिलते हैं जिनकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है। खासकर सोसन और बरगद के पेड़, जिनका असली आकार और फैलाव शब्द में बयान करना मुश्किल है। यहाँ बड़ी तादाद में नदियाँ, नाले और दरिया भी मिलते हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी आसमानी या ज़मीनी मुसीबत में घिरे रहते हैं। उसके बावजूद उनके लिए आसपास की दूसरी आबादियों से रिश्ता बनाए रखना ज़रूरी होता है, और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए उन्हें मुसलसल खतरनाक जानवरों से भरे जंगलों से गुजरना पड़ता है। यहाँ कोई पक्के रास्ते नहीं, सिर्फ पतली पतली पगडंडियाँ होती हैं। ऐसे ही दूर दराज के जंगलों में जब कोई बाघ मैनीटर बन जाता है, तो वहाँ के लोगों के लिए ये एक ऐसी बड़ी मुसीबत बन जाती है जिसका हल उनके बस का नहीं होता। मौजा बखरा में कुल 15 घर थे। सारे घर यहाँ के ही पत्थरों से बनाए गए थे, जो तराशे हुए नहीं थे, बस मिट्टी से लेप कर दीवार बना भी गई थी। सीमेंट या लोहे का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ना तो पैसा था न सुविधा। छत के लिए पीढ़ों के मोटे तने रखे गए थे, उन पर भूसा और मिट्टी डालकर साया बनाया गया था। दरवाजे भी ठोक पीट कर लकड़ी के पत्तों से बनाए गए थे। ये हाल सिर्फ बखरा का नहीं, आसपास की सारे गांव की आबादियों का था। किसी गांव में 10 घर थे तो कहीं सिर्फ 3 या 4। सबका पेशा खेती था। जहां जिसे भी जरा सी जमीन मिलती, वहीं खेती करके अपना घर बसाता। बखरा के मैनीटर का तीसरा शिकार इस इलाके का पटवारी रहमत खान बना। रहमत खान एक आबादी से दूसरी आबादी की तरफ जा रहा था। बखरा से सिर्फ 3 मील जनूब की तरफ एक नाले से गुजरते वक्त बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बाघ उसे खींच कर ले गया। उसके साथ 2 आदमी थे, लेकिन उन्होंने जान बचाने के लिए इतनी तेज भाग दौड़ की कि रास्ते में गिरते पड़ते रहे। उनकी धोतियां तक खराब हो गई, लेकिन पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस वाक़े के बाद चीफ कंजर्वेटर भोपाल ने इस बाघ को मैनीटर का दर्जा दे दिया और इसके मार गिराने पर इनाम का ऐलान कर दिया। अब इसे मारने की आम इजाज़त दे दी गई थी। भोपाल में नवाब हमीदुल्ला खान का दौर ख़त्म हो चुका था। रियासत हिंदुस्तान से अलहक हो गई थी। जब तक नवाब साहब जिंदा रहे, उन्हें उनके अहमदाबाद के महल से निकलने का सवाल ही नहीं उठता था। उनके चीतों का, शिकार का सारा सामान भी उनके पास था। उनके बाद वो शानदार महल उनकी औलाद संभाल नहीं पाई, इसलिए उन्होंने उस महल को सफ़िया कॉलेज के हवाले कर दिया। नवाब की दूसरी बेगम आफताब बानो जिंदा थी,
लेकिन ज़माने का बंदोबस्त बदलने में वक्त लगता है। भोपाल के लोगों के लिए नवाब हमीदुल्ला का रुतबा आज भी उतना ही था जैसे वो अभी भी रियासत के वाली हों। लेकिन इस शांति के बीच बखरा का एक मैनीटर बाग अपनी दहशत फैला रहा था। हर गुजरते दिन के साथ उसका हौसला बढ़ रहा था। उसकी मौत पर सरकार ने अच्छी खासी इनामी रकम रख दी थी। मेरे दोस्त अजीम भाई मुझे उसकी कहानियां लिखकर भेजते रहते। हर चिट्ठी में कहते, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम करा दूंगा। आखिर मैं भोपाल जाने के लिए तैयार हो ही गया। उस वक्त मैं यूएसएड में काम करता था। वहां मेरे साथी थे यूसुफ कामरान, आर्टिस्ट अशरफ, खोकर, मुस्तफ़ा, जमील, शोएब, अफजल। मैंने अपने अफसर से बात करके छुट्टी ले ली। भोपाल से आगे जाने के लिए एक पुरानी सी बस का इंतज़ाम हो गया, जिसको पहले ही मेरी आमद की खबर दी जा चुकी थी। मैंने किराया देना चाहा, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया। हाँ, उसके चेहरे पर बेइच्छा की झलक साफ थी। घर पहुंचते ही अजीम भाई ने मैनीटर बाग की कहानी सुनाने में ज़रा भी देर नहीं की। हमारा पुराना नौकर एहसान भी वहीं था। मुझे देखकर वो इतना रो पड़ा जैसे सालों से दिल में कुछ दबा रखा हो। मैं बार बार पूछता रहा, क्यों रो रहे हो, लेकिन वो चुप रहा। बाद में पता चला उसे लगता था हम सब पाकिस्तान चले गए और उसे साथ नहीं ले गए। मैंने तुरंत अपनी राइफल मंगवाई और एहसान से साफ करने को कहा। गोलियां भी थीं और मेरा शिकार का सामान भाभी ने संभाल कर रखा था। अगली सुबह हमने गांव के बाहर एक जगह पर फायरिंग प्रैक्टिस की। नतीजा काफ़ी तसल्ली बख्श था। बाघ के शिकार का परमिट भोपाल से आने में 6 दिन लग गए, वो भी इसलिए कि अजीम भाई के कुछ दोस्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और उन्होंने मदद की, वरना 1 महीना लग जाता। एक सुबह हम एक आरामदेह रैब्बा पर बखरा के लिए निकल पड़े। रैब्बे पर मैं था और दूसरी गाड़ी में एहसान, एक सिपाही और एक खादिम। गांव से निकलते ही मैंने राइफल अपने पास रखी। शॉटगन भी साथ थी, उसमें मैंने कार्ट्रिज भर दिए थे। लगभग 20 मील का सफ़र था और बैल की रफ्तार देखते हुए 5-6 घंटे लगने वाले थे। दोपहर के आसपास हम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। सबसे पहले मैंने हर तरफ देखकर तसल्ली कर ली, कहीं पेड़ में बाघ छुपा तो नहीं। ये जगह भेलदाब के नाम से मशहूर थी। यहीं से जंगल और पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता था। मैं फरागत करके वुज़ू कर रहा था, तब तक एहसान और सिपाही ने दस्तरख्वान लगा दिया। मैं खाना खाने बैठा ही था कि एक मक्खी आ टपकी। मुझे हमेशा हैरत होती है, ये मक्खियाँ दुनिया के हर कोने में कैसे पहुँच जाती हैं। ऐसा सुनसान जंगल, आसपास कोई इंसानी आबादी नहीं, फिर भी मक्खी को खाने की खुशबू मिल गई। अमेरिका के जंगल में भी मक्खियों से बचना मुश्किल होता है। खाना खाकर मैंने नमाज पढ़ी और अगले सफ़र का हुक्म दिया। अब हम जंगल के अंदर थे। आगे एहसान की गाड़ी चल रही थी, उसके पास मैंने शॉटगन दे दी थी। मैं अपने रैब्बे में राइफल हाथ में लिए पीछे था। रास्ता पथरीला और उलझा हुआ था, इसलिए रफ्तार धीमी थी। 1 घंटे बाद मैंने सोचा, काफ़ी हो गया ये धक्के खाना। राइफल उठाई और पैदल चलने लगा। जंगल अब घना होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर पेड़, हर झाड़ी में कोई राज छुपा हो। जब जंगल घना हो गया और बांस की झाड़ियों के साथ छोटे बड़े दरख्त घुल मिल गए, तो गाड़ियों के पहियों की आहट से एक नीलगाय का बच्चा यानी मेंढा सामने से भागा, लेकिन 2-4 गज जाकर ही रुक गया। जंगल के जानवर बैलगाड़ी देखने के आदी होते हैं और जानते हैं कि वो बेज़रर होती है। उसके भागने का असली सबब मेरा दिखना था। शायद मेरी राइफल को भी पहचान गया हो। ये ऐसा इलाका नहीं था जहां आम शिकारी आते हों। हर तरफ नीलगाय नजर आती रही।
नीलगाय का एक खास गुण यह है कि वो मैदान में भी रहते हैं और जंगल में भी। हिंदुस्तान के काफ़ी मैदानों में और तराई से लेकर डूबे पहाड़ों तक के जंगलों में ये मिल जाते हैं। अजीब बात ये थी कि यहाँ जंगल के मुर्ग यानी तीतर जैसे बड़े परिंदे काफ़ी तादाद में दिख रहे थे। उनका गोश्त लजीज होता है। मेरा दिल चाहा कि 2-4 मार लूं, लेकिन ये मेरे असूल के खिलाफ था। मैंने इरादा किया कि गांव पहुंच के एहसान से कहूँगा किसी दिन आबादी के पास एक चक्कर लगाए और कुछ मुर्ग ला दे। बंदर तो हमेशा की तरह यहाँ भी थे। उन्हें देखते ही उन्होंने वो अपनी बेजा चीख पुकार शुरू कर दी। एक तूफान सा मचा दिया, जबकि हम बस गुजर ही रहे थे। उनमें से एक कबीला तो दूर तक हमें तकता रहा, लेकिन बंदर बुज़दिल और मक्कार होते हैं। मैं गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगा। रास्ता ऐसा था कि गाड़ी में कोई खास आराम मिलता नहीं था। मेरे इज्जत के लिए ड्राइवर ने मुझे वापस गाड़ी में बिठाना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। हम अब मैन ईटर के इलाके में दाखिल हो चुके थे। कोई भी मोड़, कोई भी झाड़ी, शायद उसी में वो छुपा हो या गाड़ियों की आहट सुनकर आ भी सकता था। वैसे शेर बैलगाड़ी पर आमतौर पर हमला नहीं करता, बल्कि बचकर रहता है। मेरे इल्म में शेर के बैल पर हमले का कोई वाकया नहीं था। रास्ता अब ऊपर की तरफ जा रहा था। गाड़ीवान ने बताया कि ये पहाड़ी क्रॉस करके नीचे उतरता है और नीचे वाली वादी से बकरा गांव सिर्फ 2 मील दूर है। चढ़ाई की वजह से बैलों की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। हम पहाड़ी के सर पर पहुंचकर नीचे ही उतर रहे थे कि कहीं दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। 3 बार। फासला शायद 1 मील से थोड़ा ज्यादा था। मैंने दहाड़ सुनकर मुस्कराया। एक अजीब से खुशी हुई कि मैं पाकिस्तान से सफ़र करके फिर से इस जन्नत नज़ीर शिकारगाह में शेर के शिकार के लिए आया हूँ। न जाने ये सिलसिला कब तक चले। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात का क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता। इस साल तो मुझे वीज़ा मिल गया था। कौन जाने अगले साल मिले या ना मिले। आवाज़ से लगता था कि ये शेर की सिर्फ एक आराम की अंगड़ाई थी, शिकार करने का इरादा नहीं। बैलों ने बस 1-2 बार हुफ किया और गाड़ीवान ने चुपचाप गाड़ी चलानी जारी रखी। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे देखना चाहता हूं कि मेरा रिएक्शन क्या है। मैं तो बस मुस्कराता रहा। थोड़ी दूर चल के मुझे ज़मीन पर नरम मिट्टी में ताज़े पंजों के निशान दिखाई दिए। मैंने गाड़ियों को रुकने का इशारा किया। एहसान तुरंत कूद कर आया। ये देख लो, अच्छी तरह जहन में बसा लो, मैंने कहा। उसने पंजों के आसपास देखा और बोला, 1 घंटे से ज़्यादा पुराने नहीं लगते। मैं चुप रहा। उसका अंदाज़ा सही था। दोस्तों, बकिया कहानी अपलोड होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।